तो दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक ज़बरदस्त सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एक मिनी सीरीज रहने वाली है दोस्तों, जिसका टाइटल है ग्रीसलैंड। दोस्तों ये नेटफ्लिक्स पर हमें देखने को मिलने वाली है और कई जगह इसे रिलीज़ कर दिया गया है। पहले इसकी रेटिंग के बारे में जान लेते हैं। और IMDb इसकी जो रेटिंग मिली है तकरीबन 6.1 की है। और साथ ही साथ इसी के साथ रेड टमाटोज़ पर इसे 86% रेड टमाटोज़ यूजर्स ने पसंद किया है, यानी बहुत ज़बरदस्त इसकी रेटिंग मिली है। और ये हमें कल के दिन एक तरह से इंडिया के अंदर भी लॉन्च होती हुई देखने को मिलने वाली है। और आगे मैं उसके बारे में आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले। इसके बारे में अब जानना चालू करते हैं। ग्रिसेल्डा एक आगामी अमेरिकी क्राइम ड्रामा स्ट्रीमिंग टेलीविजन मिनी सीरीज है जो एंड्रेस बैज द्वारा निर्देशित और एरिक न्यूमैन और सोफिया वेरगारा द्वारा निर्मित है। इसे डॉग मिरो और इंग्रिड एस्काजडा ने लिखा है। यह एक कुख्यात ड्रग व्यापारी ग्रिसेल्डा ब्लैंको के जीवन पर आधारित है। लघु श्रृंखला का प्रीमियर 25 जनवरी 2024 को नेटफ्लिक्स पर होने वाला है। 2. कलाकार और पात्र। मुख्य। ग्रिसेल्डा ब्लैंको के रूप में सोफिया वेरगारा 1980 के दशक में मियामी, फ्लोरिडा के कोकीन आधारित ड्रग व्यापार और अंडरवर्ल्ड में एक प्रमुख कोलंबियाई ड्रग लॉर्ड, जिसे कोकीन की गॉडमदर के रूप में भी जाना जाता है। 3. डारियो सिपुलिवेडा के रूप में अल्बर्टो गुएरा, ग्रिसेल्डा का तीसरा पति। जॉर्ज रिवी अयाला रिवेरा, ग्रिसेल्डा के शीर्ष हिटमैन के रूप में मार्टिन रोड्रिग्स। जून हॉकिंस के रूप में जूलियाना एडिन मार्टिनेज। इसाबेल के रूप में वैनेसा फर्लिटो। आर्टुरो मेसा के रूप में क्रिश्चियन टप्पन। आवर्ती। ग्रिसेल्डा के दूसरे पति अल्बर्टो ब्रावो के रूप में अल्बर्टो अम्मन, जिन्होंने उन्हें कोकीन व्यवसाय से परिचित कराया। 4. काला के रूप में करोल जी, ग्रिसेल्डा की दोस्त और विश्वासपात्र, मेडेलिन की एक यौनकर्मी जो राज्यों में उसके उत्पाद की तस्करी में मदद कर रही है। माटा ओचोआ के रूप में जूलियत रेस्ट्रेपो, ओचोआ भाइयों की बहन, जो दोनों मेडेलिन कार्टेल के उच्च पदस्थ सदस्य हैं। ग्रिसेल्डा के प्रतिद्वंद्वी कोलंबियाई तस्कर पापो मेजिया के रूप में मैक्सिमिलियानो हर्नांडेज। राफा सालजार के रूप में कैमिलो जिमेनेज वरोन। जोस जुनिगा एमिल्कर के रूप में। जर्मन पनेसो के रूप में डिएगो ट्रूजिलो। 2 अमीर गोरे लोग एंड्रेस बैज ब्रेन्ना कॉफ और कैसी पप्पस और डॉग मिरो 25 जनवरी 2024। 3 विद्रोह एंड्रेस बैज टेलीप्ले द्वारा डॉग मिरो। 4 माध्यमिक प्रबंधन एंड्रेस बैज टेलीप्ले लेखक डॉग मिरो। कहानी डॉग मिरो और जीना लुसिटा मोन्ट्रियल 25 जनवरी 2024। 5 आसमान से टूटा एंड्रेस बैज डॉग मिरो और इंग्रिड एस्काजडा और जियोवाना सर्क्विस 25 जनवरी 2024। उत्पादन 3 नवंबर 2021 को ये बताया गया कि नेटफ्लिक्स ड्रग तस्कर ग्रिसेल्डा ब्लैंको के जीवन पर आधारित एक नई क्राइम ड्रामा मिनी सीरीज विकसित कर रहा है। 8 लघु श्रृंखला का निर्माण लैटिन वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के लिए एरिक न्यूमैन, सोफिया वेरगारा और 9 लुइस बाल्गोएर द्वारा किया जाएगा। कोलंबियाई मूल निवासी बैज सभी एपिसोड का निर्देशन करेंगे। 6 डॉग मिरो, एंड्रेस बैज और कार्लो बर्नार्ड, जो नार्कोस क्रिएटिव टीम का हिस्सा हैं, कार्यकारी निर्माता होंगे और इंग्रिड एस्काजडा और डॉग मिरो श्रोता के रूप में काम करेंगे। 10/11/19 जनवरी 2022 को नेटफ्लिक्स ने आगामी सीमित श्रृंखला से वास्तविक जीवन की ड्रग क्वीन पिन ग्रिसेल्डा ब्लैंको के रूप में सोफिया वेरगारा की पहली नज़र वाली तस्वीर जारी की। स्ट्रीमर ने 12 नए जोड़े गए कलाकारों का भी खुलासा किया, जिनमें वैनेसा फर्लिटो और जूलियाना एडिन मार्टिनेज शामिल हैं। 12 कलाकारों में अल्बर्टो गुएरा, अल्बर्टो अम्मान, क्रिश्चियन टप्पन, डिएगो ट्रूजिलो, पॉलिना डेविला, गैब्रियल स्लॉयर, मार्टिन रोड्रिग्स, जोस जुनिगा, मैक्सिमिलियानो हर्नांडेज और जूलियत रेस्ट्रेपो भी शामिल हैं। 13 लघु श्रृंखला के लिए फिल्मांकन 17 जनवरी 2022 को लॉस एंजल्स में शुरू हुआ। 14 ये सीरीज 25 जनवरी 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के लिए तैयार है। 2 आलोचनात्मक स्वागत।
जीवन और करियर। मिरो की पटकथाओं में प्रिंस ऑफ पर्शिया, द सैंड्स ऑफ टाइम 2 और द सॉसर्स अप्रेंटिस शामिल हैं, जो उनके लंबे समय के सहयोगी कार्लो बर्नार्ड के साथ लिखी गई थीं। उनके क्रेडिट में ड्रीमवर्क्स और निर्माता वाल्टर पार्क्स और लॉरी मैकडोनाल्ड के लिए द अनइनवाइटेड 3 और मिरामैक्स के लिए द ग्रेट रेड 4 भी शामिल हैं। जबकि उनका इरादा नेशनल ट्रेजर 3 पर काम करने का था, 5 ऐसा नहीं हो सका पर रखा। 8. मिरो नेटफ्लिक्स श्रृंखला नार्कोस एंड नार्कोस मेक्सिको के निर्माता और कार्यकारी निर्माता हैं। 9. 2005 द ग्रेट रेड, 2009 द अनइनवाइटेड, 2010 प्रिंस ऑफ फारस द सैंड्स ऑफ टाइम, 2010 जादूगर का प्रशिक्षु, 2015-2017 नार्कोस, 2016 महान दीवार, 2018-2021 नार्कोस मैक्सिको एंड्रेस बैज ओचोआ, जन्म 1975, जिन्हें एंडी बैज के नाम से भी जाना जाता है, एक कोलंबियाई फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। एक फिल्म निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म सतानास थी, जो इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। उन्हें फिल्म द हिडन फेस के निर्देशन और टीवी श्रृंखला मेटास्टेसिस और नार्कोस के लिए भी जाना जाता है। जीवन। वह कोलेजियो बोलीवर गए और बाद में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी टिश स्कूल ऑफ आर्ट्स से फिल्म और टीवी में एक प्रमुख और सिनेमा अध्ययन में एक छोटी डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद उन्हें फ्रांसीसी निर्देशक राफेल नादजारी ने मार्गदर्शन दिया, जिनके साथ उन्होंने 4 डरावनी लघु फिल्में बनाईं। इसके बाद उन्होंने वीडियो प्रोडक्शन कंपनी सेंट्रो फिल्म्स के लिए 2 साल तक निर्माता, निर्देशक और संपादक के रूप में काम किया। उन्होंने 2001 और 2004 के बीच लॉफ्ट पत्रिका के लिए एक फिल्म समीक्षक के रूप में भी काम किया। उन्होंने 5 फीचर फिल्मों के निर्माण विभाग में भी काम किया: ब्रिंगिंग आउट द डेड, जूलेंडर, क्रेमास्टर 2, मारिया फुल ऑफ ग्रेस और द फिटेस्ट। उनकी लघु फिल्म होगुएरा, बोनफायर को 2007 के कांस डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में भाग लेने के लिए चुना गया था। बैज ने 5 लघु फिल्में, 3 संगीत वीडियो और एक वृत्तचित्र लिखा और निर्देशित किया है। शैतानस उनकी पहली फीचर फिल्म थी। कार्लोस राफेल रिवेरा, जन्म 18 अगस्त 1970, ग्वाटेमाला स्थित एक अमेरिकी संगीतकार हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2014 में फिल्म ए वॉक अमंग द टॉम्बस्टोन्स 9 के लिए उनका संगीत स्कोर सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर श्रेणी में ऑस्कर के लिए आगे बढ़ा। 10 उन्होंने एमी अवार्ड, सीमित या एंथोलॉजी श्रृंखला, मूवी या विशेष के लिए उत्कृष्ट संगीत रचना के लिए, ग्रैमी अवार्ड, विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कोर साउंडट्रैक के लिए और हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ मूल के लिए जीता है। टीवी शो, सीमित श्रृंखला में स्कोर, नेटफ्लिक्स मिनिसीरीज द क्वींस गैम्बिट 2020 में उनके काम के लिए और 2 अतिरिक्त एमी नामांकन प्राप्त हुए, सीमित श्रृंखला, मूवी या विशेष और उत्कृष्ट मूल मुख्य शीर्षक थीम संगीत के लिए उत्कृष्ट संगीत रचना के लिए। एक अन्य नेटफ्लिक्स मिनिसीरीज गॉडलेस 2017 में उनका काम। 11-12 शिक्षा। उन्होंने हाई स्कूल के लिए बेलिन जेसुइट प्रिपरेटरी स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने गिटार का अध्ययन किया और 1996 में मियामी में फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ म्यूजिक से कंपोजिशन में संगीत स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनके पास दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से संगीत कला में डॉक्टर की डिग्री है। एंड्रू डेविस, जन्म 21 नवंबर 1946, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, निर्माता, लेखक और छायाकार हैं, जिन्हें कोड ऑफ साइलेंस, एबव द लॉ, अंडर सीज, एक और द फ्यूजिटिव सहित कई सफल एक्शन थ्रिलर के निर्देशन के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। डेविस का जन्म शिकागो, इलिनॉइस के दक्षिण में हुआ था और उन्होंने शिकागो को पृष्ठभूमि में रखकर कई फिल्मों का निर्देशन किया है। वह अभिनेता नाथन डेविस और मेटा डेविस के बेटे हैं और संगीतकार रिचर्ड रिची पीटर डेविस, कवर बैंड शिकागो कैट्स के सह संस्थापक और जो एलेन फ्रीडमैन के भाई हैं। डेविस ने अपने पिता से इन वर्षों में कई चरित्र भूमिकाएं निभाईं,
विशेष रूप से डिज्नी फिल्म होल्स में शिया लाबियोफ के चरित्र के दादा के रूप में। थिएटर आर्ट्स समर कैंप कार्यक्रम और बोवेन हाई स्कूल के हेरेंट कैंप में भाग लेने के बाद डेविस अर्बाना शैम्पेन में इलिनॉइस विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का अध्ययन करने चले गए, जहां उन्हें 1968 में पत्रकारिता में डिग्री जारी की गई। इससे पहले कि नागरिक अधिकारों और युद्ध विरोधी मुद्दों में उनकी रुचि फिल्म निर्माण में उनकी बढ़ती रुचि के साथ मिलती। डेविस को प्रशंसित सिनेमेटोग्राफर हास्केल वेक्सलर द्वारा मार्गदर्शन दिया गया था, जिनके साथ उन्होंने मीडियम कूल पर काम किया था और 1970 के दशक में द हिटमैन, कूल ब्रीज और द स्लैम्स जैसी ब्लैक्सप्लॉयटेशन फिल्मों में कैमरामैन के रूप में अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। 3. वेक्सलर और डेविस 2014 में सांता बारबरा में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के परिसर में पोलक थिएटर में एक स्क्रीनिंग से पहले फिल्म पर चर्चा करने के लिए फिर से मिले। 4. अक्टूबर 2006 में उन्होंने लंदन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह मिगुएल डी सर्वेंट्स के उपन्यास डॉन क्विक्सोट और हेनरी फील्डिंग के टॉम जोन्स के उपन्यासों को मिलाकर एक फिल्म बनाने का इरादा रखते हैं। 5. करियर। डेविस को बड़े बजट वाले हॉलीवुड फिल्म निर्माता के रूप में जाना जाता है। हैरिस फोर्ड और टॉमी ली जोन्स अभिनीत उनकी 1993 की फिल्म द फ्यूजिटिव को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर सहित 7 अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए, जबकि जोन्स ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता, जो अब तक उनकी एकमात्र ऑस्कर जीत है। अकादमी ने अंततः 1993 का सर्वश्रेष्ठ चित्र पुरस्कार शिंडलर्स लिस्ट को दिया। उस वर्ष डेविस को हॉलीवुड फॉरेन प्रेस द्वारा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए गोल्डन ग्लोब नामांकन से भी सम्मानित किया गया था। द डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका ने उन्हें नाट्य निर्देशन में उत्कृष्ट निर्देशन उपलब्धि के लिए नामांकित किया। रोजर एबर्ट ने 1993 में द फ्यूजिटिव की समीक्षा की। उन्होंने अपनी समीक्षा इस प्रकार शुरू की: एंड्रू डेविस की द फ्यूजिटिव साल के सर्वश्रेष्ठ मनोरंजनों में से एक है, एक तनावपूर्ण, गहन और विशेषज्ञ थ्रिलर जो उससे कहीं अधिक बन जाती है, एक निर्दोष आदमी के बारे में एक रूपक उसे कुचलने के लिए तैयार दुनिया में। एबर्ट ने देखा कि डेविस बोल्ड विजुअल स्ट्रोक्स के साथ पेंटिंग करता है और वह शैली से परे है और एक्शन और कलात्मकता से शादी करने की क्षमता दिखाता है जो हिचकॉक के साथ तुलना के योग्य है। हाँ, और डेविड लीन और कैरोल रीड के साथ भी। निर्देशक के रूप में उनकी पहली फीचर फिल्म 1978 की अर्ध-जीवनी चित्र स्टोनी आइलैंड थी। फिल्म 1978 में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और अंततः 24 अप्रैल 2012 को डीवीडी पर रिलीज हुई थी। 7 स्टोनी आइलैंड युवा संगीतकारों पर केंद्रित था जो अपने गरीब दक्षिण की ओर पड़ोस में एक बैंड बनाते थे। फिल्म में सैक्सोफोन वादक जीन बार्गे और सोल गायक रोनी बैरन जैसे अनुभवी संगीतकारों के साथ साथ डेनिस फ्रांच और एडवर्ड स्टोनी रॉबिन्सन जैसे नवागंतुक कलाकार भी हैं। रोजर एबर्ट ने 2012 के एक लेख में फिल्म का वर्णन किया है: जो ऊर्जा मैंने एकत्रित की है वह काफी हद तक कलाकारों से ही आई है। फिल्म कमोबेश तथ्य पर आधारित है। निर्देशक और सह-लेखक एंडी डेविस का एक भाई है। स्टोनी द्वीप पर ब्लॉक का आखिरी श्वेत बच्चा था और वास्तव में फिल्म में दिखाए गए बैंड की तरह ही एक बैंड में शामिल था। 8. 1981 में डेविस ने द फाइनल टेरर नामक एक स्लेशर फिल्म का निर्देशन किया जो 1983 में रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्माण जो रोथ ने किया था और इसमें राचेल वार्ड, डैरिल हन्ना और जो पेंटोलियानो जैसे सितारों के कई शुरुआती प्रदर्शन शामिल थे। डेविस ने हैरी बेलाफोनेट परियोजना बीट स्ट्रीट के लिए एक पटकथा का सह-लेखन किया जो एक रैप संगीत था जिसमें ब्रेक डांसिंग और 80 के दशक की शुरुआत में न्यूयॉर्क शहर की सड़क संगीत संस्कृति शामिल थी। माइक मेडावॉय और ओरियन पिक्चर्स ने चक नॉरिस वाहन कोड ऑफ साइलेंस को निर्देशित करने के लिए डेविस को चुना। 1986 में डेविस को अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अभिनीत द रनिंग मैन के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन अंततः फिल्मांकन के एक सप्ताह बाद उनकी जगह पॉल माइकल ग्लेसर ने ले ली। डेविस ने 1988 में वॉर्नर ब्रदर्स के लिए एबव द लॉ नामक फिल्म का सह-लेखन, निर्माण और निर्देशन किया।
ये फिल्म स्टीवन सीगल की पहली फीचर फिल्म होने के कारण सबसे उल्लेखनीय है। इसके बाद डेविस जीन हैकमैन और टॉमी ली जोन्स के साथ काम करते हुए अपने प्रोजेक्ट द पैकेज के साथ ओरियन वापस चले गए। 1990 का दशक। डेविस जोन्स को अपने अगले प्रोजेक्ट में अपने साथ ले आए, जिसका मूल शीर्षक ड्रेडनॉट था, लेकिन अंततः अंडर सीज शीर्षक दिया गया। तस्वीर में डेविस ने सीगल के साथ मिलकर 1992 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फॉल फिल्म बनाई। डेविस ने 1990 के दशक में हैरिस फोर्ड और टॉमी ली जोन्स अभिनीत द फ्यूजिटिव सहित बड़े बजट की साहसिक फिल्मों का निर्देशन जारी रखा। स्टील बिग स्टील लिटिल में एलन आर्किन और एंडी गाजिया दोहरी भूमिका में हैं और उनके विपरीत जुड़वां भाई हैं कीनू रीव्स, मॉर्गन फ्रीमैन और राचेल वीज के साथ चेन रिएक्शन और ए परफेक्ट मर्डर, जिसमें ग्वेनेथ पाल्ट्रो, माइकल डगलस और विग्गो मोर्टेंसन ने अभिनय किया। 2000 के दशक से वर्तमान तक। 2001 के अंत में डेविस अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अभिनीत वॉर्नर ब्रदर्स की कोलेट्रल डैमेज रिलीज करने के लिए तैयार थे। हालांकि 9/11 की त्रासदियों के प्रति संवेदनशील होने के प्रयास में प्रारंभिक रिलीज की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया था, क्योंकि फिल्म का कथानक और सामग्री बहुत करीब से त्रासदी को प्रतिबिंबित करती थी। फिल्म आखिरकार 2002 में नाटकीय रूप से रिलीज हुई। 2003 में डेविस ने शिया लाबियोफ, सिगोर्नी वीवर, पैट्रिसिया आर्क्वेट, टिम ब्लेक नेल्सन, जॉन वोइट अभिनीत वॉल्ट डिज्नी कंपनी के लिए होल्स विकसित किया। लुई सच्चर और डेविस ने सच्चर के न्यूबेरी मेडल और राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार विजेता बच्चों के उपन्यास के आधार पर स्क्रिप्ट विकसित की। द न्यूयॉर्क टाइम्स में एओ स्कॉट की समीक्षा, अप्रैल में लिखी गई, ने इसे इस साल अब तक किसी अमेरिकी स्टूडियो द्वारा रिलीज की गई सर्वश्रेष्ठ फिल्म कहा। 10. डेविस ने 2006 में डिज्नी टचस्टोन फीचर फिल्म द गार्जियन को फिल्माया। ये फिल्म यूएस कोस्ट गार्ड के रेस्क्यू स्विमर्स पर केंद्रित है और इसमें केविन कॉस्टनर और एश्टन कुचर ने अभिनय किया है। कॉस्टनर एक प्रसिद्ध बचाव तैराक की भूमिका निभाते हैं, जो तैराकों की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण सुविधा में लौटता है, जिसमें कुचर द्वारा निभाया गया एक बचाव तैराक भी शामिल है। जब तूफान कैटरीना द्वारा फिल्म के न्यू ऑर्लियंस स्थान को तबाह कर दिया गया तो उत्पादन रोक दिया गया। फिल्म के वास्तविक जीवन के तट रक्षक सलाहकारों को तूफान के पीड़ितों को बचाने के लिए तुरंत तैनात किया गया था। डेविस अपनी सांता बारबरा स्थित प्रोडक्शन कंपनी शिकागो पैसिफिक एंटरटेनमेंट के माध्यम से कई परियोजनाएं विकसित कर रहा है, जिनमें शामिल हैं सिल्वर्स गोल्ड एयर रिटर्न टू ट्रेजर आइलैंड, रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन के क्लासिक की एक आधुनिक रिटेलिंग, जीन वाइल्डर उपन्यास माई फ्रेंच होर, मेंटर्स एक श्रृंखला का रूपांतरण 2 दिग्गज फोटोग्राफरों के जीवन की जांच करने वाले एक पायलट एपिसोड के साथ विश्वव्यापी टेलीविजन के लिए। डेविस ने लेखक जेफ बिगर्स के साथ अपना पहला उपन्यास डिस्टर्बिंग द बोन्स, एक भूराजनीतिक थ्रिलर, पूरा किया, जो 2024 की गर्मियों में रिलीज के लिए तैयार है। वंशावली शो फाइंडिंग योर रूट्स के शोध से संकेत मिलता है कि लेगुइज़ामो के पास प्यूर्टो रिकॉन, इतालवी और लेबनानी वंश नहीं है, जैसा कि उन्होंने कभी कभी कहा है, जिसके बारे में उन्होंने अपने नाना के माध्यम से दावा किया था। 91101111213 उनका परिवार कोलंबियाई है और एक डीएनए परीक्षण से पता चला कि उनके आनुवंशिक वंश में स्वदेशी, यूरोपीय, विशेष रूप से इबेरियन और कुछ अफ्रीकी जड़ें हैं। एक उनके दादा एक अमीर कोलंबियाई जमींदार थे और उनके परदादा हिगिनियो कूला 1800 के दशक के अंत में 16 वर्षों तक बोगोटा के मेयर थे और उन्हें शहर का एक महत्वपूर्ण आधुनिकीकरणकर्ता माना जाता था। इस खोज से पहले लेगुइज़ामो ने दावा किया था कि वह अपने पिता की ओर से प्यूर्टो रिकॉन था। यही एक कारण था कि उसे प्यूर्टो रिकॉन डे परेड के कला के वैश्विक राजदूत के रूप में चुना गया था। 14 और परेड में मार्च किया था 12 जून 2011। 15 यह निर्धारित किया गया था कि लेगुइज़ामो की मातृ वंशावली में 16वीं शताब्दी के स्पेनिश विजेता सेबेस्टियन डी बेलाल्काज़, साथ ही 17वीं शताब्दी के महान मूल के कोलंबियाई जेरोनिमो बेटुमा भी शामिल हैं।
जब लेगुइज़ामो 3 साल का था, 16 उसका परिवार न्यूयॉर्क शहर में आकर बस गया, 17 जहां वे जैक्सन हाइट्स सहित क्वींस के विभिन्न इलाकों में रहते थे। 12-18 बाद में उन्होंने पड़ोस के पहले लातीनी बच्चों में से एक के रूप में बड़े होने को अपनी अभिनय क्षमता के विकास का श्रेय दिया। ये कठिन था। बहुत सारे झगड़े थे। मैं एक पार्क से गुजरता था और मुझ पर हमला किया जाता था और मुझे हर समय अपना बचाव करना पड़ता था। लेकिन इससे मुझे मजाकिया बनने में मदद मिली ताकि मैं हिट ना हो जाऊं। जब वो 13 वर्ष के थे तब उनके पिता का तलाक हो गया और वो बड़े होते हुए अपनी माँ के साथ रहने लगे। 1920-2122 लेगुइज़ामो और उनका परिवार कई प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हुए लगातार क्वींस में अपार्टमेंट बदलते रहे। लेगुइज़ामो को किशोरावस्था में 2 बार गिरफ्तार किया गया था, एक बार न्यूयॉर्क सिटी सबवे स्टेशन पर टर्नस्टाइल कूदने के लिए और दूसरी बार अनुपस्थिति के लिए। बाद में उनके परिवार ने उन्हें 1 साल के लिए कोलंबिया भेज दिया जहां वह अपने रिश्तेदारों के साथ रहे। 23 लेगुइज़ामो ने जोसेफ पुलित्ज़र मिडिल स्कूल आईएस 145 और बाद में मरी बर्गट्रम हाई स्कूल में पढ़ाई की। मरी बर्गट्रम में एक छात्र के रूप में उन्होंने हास्य सामग्री लिखी और अपने सहपाठियों पर इसका परीक्षण किया। उनके सहपाठियों द्वारा उन्हें सबसे बातूनी चुना गया था। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने NYU के टिश स्कूल ऑफ आर्ट्स में स्नातक के रूप में अपना थिएटर करियर शुरू किया, जहां से अंततः उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी में करियर बनाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। इस सीरीज के बारे में बात की जाए तो NYU जैसा के कि मैंने बाद बताया, लेगुइज़ामो ने LIU LIU को स्टार और HB स्टूडियो में दाखिला लिया, 24 जहां उन्होंने थिएटर कक्षाएं ली। बाकी दोस्तों आगे इसकी स्टोरी एक तरह से नया जो सेक्शन आ सकता है, मिनी सीरीज तो है, यानी कि स्टोरी यहीं खत्म हो जाएगी। अगला जो सेक्शन आएगा उसके अंदर अलग स्टोरी देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन निकल कर नहीं है ये सेक्शन 2 के बारे में। अगर ये सक्सेसफुली रन की जाती है एक तरह से नेटफ्लिक्स पर, तो इसका ज़रूर एक तरह से अगला पार्ट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी इसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। आप भी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले। दोस्तों अब इसकी कास्टिंग के बारे में मैं आपको जानकारी आगे देता हूँ। इस स्पेनिश नाम में पहला या पैतृक उपनाम वेरगारा है और दूसरा या मातृ परिवार का नाम वेरगारा है। सोफिया वर्गारा 2019 में वर्गारा। जन्म सोफिया मार्गरीटा वर्गारा वर्गारा 10 जुलाई 1972, उम्र 51, बैरेंक्विला, अटलांटिको, कोलंबिया। सिटीजनशिप कोलंबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। व्यवसायों अभिनेत्री, टेलीविजन व्यक्तित्व। सक्रिय वर्ष 1991, वर्तमान। जीवन साथी जो गोंजालेज, M 1991, विभाग 1993, जो मैंगनीलो, M 2015, सितंबर 2023। साथी निक लोएब 2010 2014। बच्चे 1 रिश्तेदार सेंड्रा वर्गारा, चचेरी बहन, गोद ली हुई बहन। सोफिया मार्गरीटा वर्गारा वर्गारा, स्पेनिश सोफी। बेटा इरारा, जन्म 10 जुलाई 1972, 121, कोलंबियाई और अमेरिकी अभिनेत्री और टेलीविजन व्यक्तित्व हैं। उन्हें ABC सिटकॉम मॉडर्न फैमिली 2009-2020 में ग्लोरिया डेल्गाडो प्रिटिट के रूप में उनकी भूमिका के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें 4 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और 4 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था। इस भूमिका ने उन्हें अमेरिका में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। 3, 4, 5 1990 के दशक के अंत में स्पेनिश भाषा के टेलीविजन नेटवर्क यूनिविजन के लिए 2 टेलीविजन शो की सह मेजबानी करते हुए वो प्रमुखता से उभरी। अंग्रेजी में उनका पहला उल्लेखनीय अभिनय फिल्म चेजिंग पापी 2003 में था। बाद में वह 4 ब्रदर्स 2005 और टाइलर पेरी की कॉमेडी मीट द ब्राउन्स 2008 और मेडिया गोज टू जेल 2009 में दिखाई दी, जिसके लिए उन्हें ALMA पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ। वर्गारा ने न्यू ईयर ईव 2011, द थ्री स्टूजेस 2012, माचेटे किल्स 2013, फेडिंग जिगोलो 2013, शेफ 2014
और हॉट प रस्यूट 2015 में भी अभिनय किया। उन्होंने एनिमेटेड फिल्मों हैप्पी फीट 2 2011, एस्केप फ्रॉम प्लैनेट अर्थ 2013 और द इमोजी मूवी 2017 में वॉइस ओवर भूमिकाएं भी निभाई हैं। 2020 से वह टेलीविजन टैलेंट शो अमेरिकाज गॉट टैलेंट में जज रही हैं। 6 वर्गारा को एक व्यवसायी महिला और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने केमार्ट के लिए अपनी खुद की फैशन लाइन डिज़ाइन की और 2011 में पेप्सी और कवरगर्ल दोनों के साथ अनुबंध किया। उन्होंने 2014 में अपनी पहली खुशबू सोफिया बाय सोफिया वेरगारा लॉन्च की और तब से 4 और सुगंध जारी की हैं। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में विज्ञापन अभियानों में भाग लेने वाली कुछ लैटिन लोगों में से एक है। 7. प्रारंभिक जीवन। वर्गारा का जन्म बैरेंक्विला में एक रोमन कैथोलिक परिवार 8 में हुआ था। 9 उनकी मां मार्गरीटा वेरगारा डी वेरगारा एक गृहिणी थीं और उनके पिता जूलियो एनरिक वेरगारा रोबायो मांस उद्योग के लिए पशुपालक थे। सोफिया वर्गारा कोलंबियाई कैरेबियाई अभिजात वर्ग की सदस्य हैं क्योंकि उनका अंतिम नाम बैरेंक्विला में स्थित बोगोटा के वर्गारा परिवार की एक शाखा से है। उसके माता पिता एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। उनकी मां कोलंबियाई लेखक सैटर्निनो वेरगारा मोरे की परपोती थीं क्योंकि उनके परदादा सैटर्निनो के पिता मैक्सिमो वेरगारा नेट्स थे। सैटर्निनो बदले में साइमन बोलीवर के समय में कुंडिनमाका के गवर्नर क्रिस्टोबल डी वेरगारा अजकारेट के पोते और 1825 में उनके वित्त मंत्री थे। भाइयों फ्रांसिस्को जेवियर और फेलिप डी वर्गारा के पोते और न्यू ग्रेनाडा के प्रभावशाली वकील फ्रांसिस्को वेरगारा अजकारेट वाई वेला पतिनो के परपोते। इस वंश में कई सदस्य हैं और यह कॉलोनी की शुरुआत तक फैला हुआ है। 10-11 1-2-1-3-1-4 उसके 5 भाई बहनों और कई चचेरे भाइयों ने उसे टोटी उपनाम दिया था। 15 वेरगारा ने शुरुआत में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में 3 साल तक दंत चिकित्सा का अध्ययन किया, लेकिन मॉडलिंग और शो बिजनेस में अवसरों की तलाश के लिए उन्होंने अपनी डिग्री पूरी करने से 2 सेमेस्टर छोड़ दिए। 12-16 1998 में उनके बड़े भाई राफेल की अपहरण के प्रयास के दौरान कोलंबिया में हत्या कर दी गई थी। 17 वेरगारा उस अशांति में फंसना नहीं चाहती थी जिसके परिणामस्वरूप हत्या हुई। वे संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और मियामी, फ्लोरिडा में बस गए। 9-1-2-1-5-1-8 उनकी चचेरी बहन और दत्तक बहन सैंड्रा भी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक टेलीविजन अभिनेत्री हैं। 19-20 करियर। वेरगारा को एक फोटोग्राफर ने कोलंबिया के समुद्र तट पर टहलते समय देखा था और उसे तुरंत मॉडलिंग और टेलीविजन के काम के प्रस्ताव मिले। 21-22 वह अपना पहला टेलीविजन विज्ञापन करने को लेकर आशंकित थी जब तक कि उसके कैथोलिक स्कूल के शिक्षकों ने उसे कार्यभार लेने के लिए अपनी व्यक्तिगत अनुमति नहीं दी। 23-17 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार लैटिन अमेरिका में प्रसारित पेप्सी के एक विज्ञापन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 24 इसके बाद उन्होंने क्रिएटिव वर्कशॉप स्कूल ऑफ एक्टिंग में पढ़ाई शुरू की, जहां ग्लोरिया एस्टेफन ने भी प्रशिक्षण लिया। 25 मां में उनकी पहली प्रमुख भूमिका थी। उन्होंने कहा, मैं एक मतलबी महिला का किरदार निभा रही हूं जो अपने पति को मारने के लिए थरी स्टॉग्स को हेरफेर करने की कोशिश करती है ताकि सारा पैसा उसे मिल जाए। 29 अप्रैल 2012 में वह अपने बेटे मनोलो की यूट्यूब वेब श्रृंखला विडा कॉन टोटी में दिखाई दी। 30 2009 में वर्गारा। 18 जुलाई 2012 को फोर्ब्स कॉम द्वारा जारी एक सूची के अनुसार वर्गारा अमेरिकी टेलीविजन में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला थीं। उन्होंने पिछले 12 महीनों में $19 मिलियन की कमाई की थी। 31-32 वर्गारा को पीपल पत्रिका के 50 में से एक नामित किया गया था। सबसे खूबसूरत लोग और हॉलीवुड रिपोर्टर और बिलबोर्ड द्वारा हॉलीवुड में सबसे प्रभावशाली लैटिन महिलाओं में से एक के रूप में नामित किया गया। 33 वेरगारा को 7 मई 2015 को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला। 3-4-3-5-2015 में फोर्ब्स ने वेरगारा की वार्षिक आय 28
जून 2016 में मानवाधिकार अभियान ने ऑरलैंडो नाइट क्लब गोलीबारी के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक वीडियो जारी किया। वीडियो में वर्गारा और अन्य लोगों ने वहां मारे गए लोगों की कहानियां बताईं। 38-39 सितंबर 2016 तक फोर्ब्स ने बताया कि वेरगारा टेलीविजन में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री थी, जिसने पिछले वर्ष $43 मिलियन की कमाई की थी। 40 फरवरी 2020 में ये घोषणा की गई थी कि वर्गारा अमेरिका गॉट टैलेंट के 15वें सीजन से शुरू होने वाले जज होंगे। वह 2021 में अपने दूसरे सीजन के लिए, 2022 में अपने तीसरे और 2023 में अपने चौथे सीजन के लिए लौटीं। 41-26 2011 में ये घोषणा की गई थी कि वर्गारा फुटबॉल माताओं को लक्षित करते हुए केमार्ट के लिए कपड़ों की एक लाइन डिज़ाइन कर रही थी। 42-2011 में वर्गारा को कवरगर्ल का चेहरा नामित किया गया था, जिसका पहला विज्ञापन जनवरी 2012 में प्रदर्शित हुआ था। 33 अप्रैल 2011 में वह डेविड बेकहम के साथ एक डाइट पेप्सी विज्ञापन में दिखाई दी। 43 और जनवरी 2012 में एक और विज्ञापन में। 44 इसके अलावा 2011 में वह कॉमकास्ट के एक्सफिनिटी ब्रांड और स्टेट फार्म के लिए कई विज्ञापनों में दिखाई दी। 45 2013 में उन्होंने। मार्च 2017 में वह अपनी समानता के कथित अनुचित उपयोग के लिए वीनस कॉन्सेप्ट के साथ एक समझौते पर पहुंची, जिसके बारे में वर्गारा ने कहा कि इससे ये गलत धारणा पैदा हुई कि वह उनके सौंदर्य उत्पादों का समर्थन करती है। 49 उन्होंने 2014 में अपनी पहली खुशबू सोफिया बाय सोफिया वर्गारा लॉन्च की और तब से 4 और सुगंध जारी की हैं। 50-51 जून 2023 में वर्गारा ने सौंदर्य ब्रांड टोटी लॉन्च किया। 52, 53, 54 इस ब्रांड का नाम उनके बचपन के उपनाम के नाम पर रखा गया है। 52 सोफिया वर्गारा द्वारा उत्पाद श्रृंखलाओं की सूची। 2005 EBY सोफिया वर्गारा द्वारा EBY आपके द्वारा सशक्त वस्त्र संग्रह 55। 2011-2015 सोफिया बाय सोफिया वर्गारा के मार्ट वस्त्र संग्रह। 2013 वर्तमान सोफिया वर्गारा फर्नीचर संग्रह जाने के लिए कमरे फर्नीचर लाइन 47। 2020 वर्तमान सोफिया वर्गारा एक्स फोस्टर ग्रांट चश्मे का संग्रह 58-59। 2022 सोफिया होम बाय सोफिया वर्गारा वॉलमार्ट घर की सजावट की लाइन। 2023 टोटी वर्गारा का अपना सौंदर्य ब्रांड। वर्गारा के बाल प्राकृतिक रूप से सुनहरे हैं। फिल्मों और टेलीविजन के लिए उसे कभी कभी अपने बालों को गहरे भूरे या काले रंग में रंगने के लिए कहा जाता है ताकि वह अधिक रूढ़िवादी हिस्पैनिक दिख सके। 61-62 वर्गारा की शादी 18 साल की उम्र में उसकी हाई स्कूल प्रेमिका जो गोंजालेज से हुई थी। 9 उनका मानोलो नाम का एक बेटा था, जिसका जन्म 16 सितंबर 1991 को कोलंबिया में हुआ था। 63 उनका 1993 में तलाक हो गया। 9 वर्गारा और उनके प्रेमी निक लोएब ने 2 साल तक डेटिंग करने के बाद 2012 में सगाई कर ली। 5-2-3-2-0-1 4 को वर्गारा ने घोषणा की कि सगाई रद्द कर दी गई है। 64 वेरगारा और ट्रू ब्लड स्टार जो मैंगनीलो ने 6 महीने तक डेटिंग के बाद 2014 क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सगाई कर ली। 65 उन्होंने 21 नवंबर 2015 को पाम बीच, फ्लोरिडा में शादी की। 7 जुलाई 2023 को वेरगारा और मैंगनीलो ने पेज 6 पर घोषणा की कि वे अलग हो गए हैं और शादी के 7 साल बाद तलाक लेने की योजना बना रहे हैं। 68 वर्गारा को 2000 में 28 साल की उम्र में थायराइड कैंसर का पता चला था। 69-70-71 उनका थायराइड निकलवाया गया, रेडियो आयोडीन थेरेपी ली गई और वे पूरी तरह ठीक हो गई। 72 वह हाइपोथायरॉयडिज्म को रोकने के लिए दवा लेती है। 73 9 मई 2011 को वर्गारा के छोटे भाई जूलियो को उस वर्ष अप्रैल में गिरफ्तार किए जाने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से कोलंबिया निर्वासित कर दिया गया था। जूलियो को लंबे समय से नशीली दवाओं की लत थी और पहले उसे कानून का सामना करना पड़ा था।
74-75 वर्गारा ने परेड पत्रिका को बताया, किसी को 10 साल में धीरे धीरे मरते हुए देखना सबसे बुरी सजा है। अब वह किसी अन्य व्यक्ति की तरह है। 76 दिसंबर 2014 में जिमी किमेल लाइव पर अपनी प्रस्तुति के दौरान वर्गारा ने खुलासा किया कि वह अपनी नागरिकता परीक्षा में उत्तम अंक प्राप्त करने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिक बन गई थी। 77-78 2015 से 2017 तक वर्गारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा उत्पादित 2 निषेचित भ्रूणों के भविष्य के संबंध में कानूनी विवाद में शामिल थी, जबकि वह अभी भी लोएब के साथ रिश्ते में थी। 79 भ्रूणों को कैलिफोर्निया के एक मेडिकल क्लिनिक में क्रायोप्रिजर्वेशन में भंडारण में रखा गया था। 80 2014 में जोड़े के विभाजन के बाद लोएब ने कैलिफोर्निया की एक अदालत में भ्रूणों की कस्टडी के लिए मुकदमा दायर किया, लेकिन बाद में उन्होंने उस मुकदमे को छोड़ दिया जब अदालत ने लोएब से 2 महिलाओं की पहचान करने की मांग की, जिन समान है। 84 मुकदमे में वर्गारा के माता पिता के अधिकारों को समाप्त करने का भी प्रयास किया गया, क्योंकि उन्हें एक मेडिकल क्लिनिक में क्रायोप्रिजर्वेशन में रखकर उसने कथित तौर पर भ्रूणों को त्याग दिया और उनकी उपेक्षा की। कानूनी मामला नया था और लुइजियाना के भ्रूण कानूनों का लाभ उठाया गया। 80 राज्य ने 1986 में एक कानून पारित किया जो भ्रूण को न्यायिक व्यक्ति घोषित करता है, जिससे भ्रूण को मुकदमा करने या मुकदमा चलाने का अधिकार मिलता है। 85 अगस्त 2017 में लुइजियाना के एक न्यायाधीश ने इस आधार फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां बड़ी दुविधा नीना 2003 पपी का पीछा करते हुए सिसी 2004 24वां दिन इसाबेला सोल प्लेन ब्लैंका 2005 डॉगटाउन का स्वामी अमेलिया 4 भाई सोफी 2006 भुना हुआ लोरिडोना राष्ट्रीय लैम्पून की प्रतिज्ञा ये स्वयं 2008 टाइलर पेरी की मीट द ब्राउन्स चैरल 2009 मेडिया जेल चली गई टीटी 2011 दी स्मर्फ्स ओडिले अंजेलो नए साल की पूर्व संध्या नवासी एवा हैप्पी फीट टू कामेन आवाज की भूमिका 2012 3 कठपुतलियां लिडिया हार्टर 2013 एस्केप फ्रॉम प्लेनेट अर्थ गैबी बबलब्रुक आवाज की भूमिका लुप्त होते पुरुष वैश्य सेलिमा हथियार हत्या करता है मैडम डेस्डेमोना 2014 बावर्ची आइनेज 2015 वाइल्ड कार्ड डीडी पीछा डैनिएला रीवा कार्यकारी निर्माता भी 2017 महिला मस्तिष्क लिसा इमोजी मूवी फ्लेमेंको डांसर आवाज की भूमिका 90 2018 झुका हुआ रेबेका कौन चालू है विवियन 2019 9वें के नीचे एंजेला रामिरेज 2021 कोटा जैना 91 आवाज की भूमिका कार्यकारी निर्माता भी 2023 आवारा डोलोरिस द काउच आवाज की भूमिका टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 1995 अकापुल्को कुएंपो और अल्मा इरासेमा टेलीनोवेला 1995 1998 फुएरा डे सीरीज स्वयं सह मेजबान 1999 एक्यू नो ते एट्रिव्स बेवॉच एपिसोड लड़के तो लड़के ही रहेंगे 2000 क्लब ला बोम्बा स्वयं मेजबान 2002 मेरी पत्नी और बच्चे सेल्मा एपिसोड सांबा स्टोरी 2004 पूर्व संध्या अप्रैल पेरिस एपिसोड पार्टी ऑल द टाइम रॉडने कामेन एपिसोड ड्रीम लवर 2005 गरम गुण लोला हर्नांडेज मुख्य भूमिका 13 एपिसोड पंक 92 स्वयं सीजन 5 एपिसोड 4 2007 घेरा गांव की लड़की एपिसोड जंगल में आपका स्वागत है अमास डे कासा डेसिस्पेराडास एलिसिया ओविदो 23 एपिसोड समृद्धि के शूरवीर एस्पेरांजा विलालोबोस मुख्य भूमिका 13 एपिसोड गंदा सेक्सी पैसा सोफिया मोन्टोया 4 एपिसोड 2008 फुएगो एंड ला संग्रे लियोनोरा 10 एपिसोड पेड़ों में पुरुष पिलर रोमेरो 2 एपिसोड 2009 सितारों के साथ नाचना स्वयं अतिथि भूमिका 2009-2020 आधुनिक परिवार ग्लोरिया डेल्गाडो प्रिटिट मुख्य भूमिका 250 एपिसोड
2011 सेसमी स्ट्रीट स्वयं अतिथि भूमिका। 2012 शनिवार की रात लाइव स्वयं मेजबान एपिसोड सोफिया वर्गारा वन डायरेक्शन। 2013 क्लीवलैंड शो सेनोरा चालुपा स्वयं आवाज 2 एपिसोड द एसेंस ऑफ क्लीवलैंड वाइड वर्ल्ड ऑफ क्लीवलैंड शो। 2013-2017 परिवार का लड़का फूल विक्रेता हिस्पैनिक महिला स्वयं आवाज 2 एपिसोड द गिगिती वाइफैमी विनिंग एपिसोड। 2014 हत्यारी महिलाएं कार्यकारी निर्माता। 2016 सिम्पसन कैरोल बेरेरा आवाज एपिसोड किशोर उत्परिवर्ती दूध कारण बाधाएं। 2020 एक आधुनिक विदाई स्वयं आधुनिक परिवार वृत्तचित्र। 2020 वर्तमान अमेरिका की प्रतिभा स्वयं न्यायाधीश सीजन 15 वर्तमान। 2023 जर्मनी का अगला टॉप मॉडल स्वयं अतिथि न्यायाधीश सीजन 18। 2024 ग्रिसेल्डा ब्लैंको मुख्य भूमिका कार्यकारी निर्माता भी 93। संगीत वीडियो वर्ष शीर्षक कलाकार 1997 क्यू डायरा कार्लोस वाइव्स। 2013 आभा लेडी गागा। 2020 यो विस्टो असी बुरा बन्नी। 5 युद्ध में हताहत 1989। 1990 के दशक में उन्होंने डाई हार्ड 2 1990, हैंगिन विद द होमबॉयज 1991, रिगार्डिंग हेनरी 1991, सुपर मारियो ब्रदर्स 1993 और नाइट आउल 1993 में डाकू की भूमिका निभाई। 1991 में लेगुइज़ामो ने ऑफ ब्रॉडवे प्रोडक्शन मम्बो माउथ में भी लिखा और प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने 7 अलग अलग किरदार निभाए। मैम्बो माउथ ने ओबी पुरस्कार और आउटर क्रिटिक्स पुरस्कार जीता। उन्हें जॉन विलिस स्क्रीन वर्ल्ड्स वॉल्यूम 43 में 12/1991 के होनहार नए अभिनेताओं में से एक के रूप में सूचीब प्रमुख भूमिका थी, जिसने गंभीर भूमिकाओं में उनके करियर को भी बढ़ावा दिया। 1993 में लेगुइज़ामो ने स्पिकोरामा में लिखा और प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में लैटिनो की रूढ़िवादिता का मजाक उड़ाया। प्रोडक्शन ने एक ड्रामा डेस्क पुरस्कार और 4 केबल ACE पुरस्कार जीते। मैम्बो माउथ और स्पिकोरामा दोनों को बाद में HBO पर प्रस्तुति के लिए फिल्माया गया। कोलेट्रल डैमेज 2002 की अमेरिकी विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो एंड्रू डेविस द्वारा निर्देशित है और इसमें अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, एलियास कोटेस, फ्रांसिस्का नेरी, क्लिफ कर्टिस, जॉन लेगुइज़ामो और जॉन टर्टुरो ने अभिनय किया है। ये फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 8 फरवरी 2002 को रिलीज हुई थी, लेकिन इसे नकारात्मक समीक्षा मिली और यह व्यावसायिक रूप से असफल रही। 2. फिल्म लॉस एंजल्स के फायरफाइटर गॉर्डन ब्रेवर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की कहानी बताती है, जो कोलंबिया की यात्रा करके और अपने परिवार के हत्यारों का सामना करके गुरिल्ला कमांडो के हाथों अपने बेटे और पत्नी की मौत का बदला लेना चाहता है। कथानक लॉस एंजल्स में कोलंबियाई वाणिज्य दूतावास भवन के प्लाजा में एक बम विस्फोट हुआ, जिसमें कोलंबियाई अधिकारियों और अमेरिकी खुफिया एजेंटों के कारवां सहित 9 लोग मारे गए। मारे गए नागरिकों में LAFD अग्निशामक कैप्टन गॉर्डन गोर्डी ब्रेवर की पत्नी और बेटा शामिल हैं, जो विस्फोट में घायल हो गए थे। अमेरिकी विदेश विभाग को एक टेप भेजा जाता है, जिसमें एक नकाबपोश व्यक्ति जो खुद को एल लोबो द वुल्फ कहता है, जिम्मेदारी लेता है और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कोलंबिया के उत्पीड़न के प्रतिशोध के रूप में उचित ठहराता है। FBI का मानना है कि एल लोबो एक कोलंबियाई आतंकवादी है जिसका नाम क्लाउडियो पेरिनी है। CIA अधिकारी पीटर ब्रांट, कोलंबिया स्टेशन प्रमुख, को सीनेट ओवरसाइट कमेटी द्वारा इस घटना के लिए कड़ी फटकार लगाई गई, जिसने कोलंबिया में सभी CIA ऑपरेशनों को तुरंत समाप्त कर दिया। ब्रांट गुस्से में मोम्पोस लौट आता है और अपने अर्धसैनिक सहयोगियों के साथ मिलकर क्लाउडियो को मारने के लिए एक बड़े हमले की योजना बनाता है। जांच के संबंध में राजनीतिक लालफीताशाही से निराश होकर ब्रूअर व्यक्तिगत रूप से क्लाउडियो का पता लगाने के लिए मोम्पोस की यात्रा करता है, लेकिन अवैध प्रवेश के लिए उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है।
गुरिल्ला अपने साथियों को छुड़ाने के लिए जेल से भागने की योजना बनाते हैं और ब्रूअर से बड़ी फिरौती मांगने के लिए उसका अपहरण कर लेते हैं। ब्रांट की इकाई को कोलंबिया में ब्रूअर की मौजूदगी के बारे में सतर्क कर दिया गया है, लेकिन वो बहुत देर से पहुंची। ब्रूअर जेल से भाग जाता है, पकड़ से बच जाता है और कनाडाई मैकेनिक सीन आर्मस्ट्रॉन्ग से गुरिल्ला जोन पास हासिल कर लेता है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने उसे ड्रग धावक फेलिक्स रामिरेज से मिलवाया, जो गुरिल्लाओं को वित्तपोषित करने वाली कोकीन वितरण सुविधा का प्रबंधक है। एक मैकेनिक के रूप में प्रच्छन्न होकर ब्रूअर कई तात्कालिक विस्फोटकों का उपयोग करता है और सुविधा को नष्ट कर देता है। फेलिक्स को ड्रग प्लांट के विनाश के लिए दोषी ठहराया जाता है और उसे छुपे हुए ब्रूअर की आंखों के सामने मार दिया जाता है। ब्रूअर क्लाउडियो के मुख्यालय में घुसपैठ करता है और उसे मारने के लिए बम लगाता है, लेकिन उसे तब पकड़ लिया जाता है जब वह एक महिला सेलेना को उसके बेटे माउरो के साथ विस्फोट के दायरे में फंसने से रोकने की कोशिश करता है। क्लाउडियो के घरेलू परिसर में सेलेना ने खुलासा किया कि वह क्लाउडियो की पत्नी है। उसने और क्लाउडियो ने एक बार एक अमेरिकी हमले के दौरान अपने बच्चे को खो दिया था, जिसने क्लाउडियो को आतंकवादी बनने के लिए मजबूर किया था। सेलेना ने मोरो को पाया और गोद लिया, जिसके माता-पिता हमले में मारे गए थे। बावजूद इसके, सेलेना अंततः ब्रूअर के प्रति सहानुभूति रखती है और स्वीकार करती है कि क्लाउडियो वाशिंगटन, डीसी में एक और बमबारी की योजना बना रहा है। इस बीच, ब्रांट की इकाई क्लाउडियो के परिसर का पता लगाती है और हमला शुरू कर देती है। आगामी गोलीबारी के दौरान, सेलेना ब्रूअर को मुक्त कराने में मदद करती है और ब्रांट के साथ क्लाउडियो की खोज के प्रयास में मदद करने के लिए वाशिंगटन, डीसी में राज्य विभाग में वापस जाती है। सेलेना यूनियन स्टेशन को लक्ष्य के रूप में पहचानती है और एफबीआई जांच करती है। शौचालय का उपयोग करने के बहाने सेलेना खुद को कमांड रूम से बाहर निकाल लेती है और जब माउरो उसके साथ आने से इनकार कर देती है तो वो चिढ़ जाती है। जब ब्रूअर देखता है कि सेलेना उस नकाबपोश आदमी की तरह ही इशारा कर रही है जिसने टेप में एल लोबो होने का दावा किया था, तो उसे पता चलता है कि वह हमेशा से भेड़िया थी और क्लाउडियो उसके प्रमुख के रूप में कार्य करता है और उनके कारण के पीछे का पूरा मकसद व्यक्तिगत बदला लेना है अमेरिका के हाथों उनकी बेटी की मौत के लिए। इसके अलावा, ब्रूअर का अनुमान है कि असली लक्ष्य विदेश विभाग है और उसका उपयोग सेलेना को इमारत की सुरक्षा से बचने में मदद करने के लिए किया गया था। ब्रूअर ने विस्फोट होने से कुछ सेकंड पहले माउरो के बम से भरे खिलौने डायनासोर को तुरंत खिड़की से बाहर फेंक दिया। ब्रांट, ब्रूअर के संदेह को समझते हुए, सेलेना को इमारत से भागने से रोकने की कोशिश में गोली मारकर हत्या कर देता है। ब्रूअर सेलेना का पीछा करते हुए इमारत के बेसमेंट तक जाता है जहां वो और क्लाउडियो मोटरसाइकिल पर सुरंगों के माध्यम से निकलते हैं। ब्रूअर सुरंग नियंत्रण कंसोल ढूंढता है और गेट बंद कर देता है, जिससे उनका बचना संभव हो जाता है। शराब बनाने वाला सुरंग की दीवारों के साथ कुछ गैस लाइनों को तोड़ने के लिए एक कुल्हाड़ी का उपयोग करता है और जैसे ही वे वापस जाते हैं, सेलेना शराब बनाने वाले पर गोली चलाती है, जिससे अनजाने में गैस प्रज्वलित हो जाती है। जैसे ही पूरी सुरंग फट जाती है, शराब बनाने वाला एक दरवाजे से कूद जाता है। हालांकि सेलेना और क्लाउडियो विस्फोट से बच गए और एक साथ उस पर हमला कर दिया। एक छोटी आमने सामने की लड़ाई के बाद सेलेना को नियंत्रण कक्ष के खुले सर्किटरी पर फेंके जाने से बिजली का झटका लगता है और जब ब्रूअर राज्य विभाग में दूसरा बम विस्फोट करने से पहले उसकी छाती में एक कुल्हाड़ी फेंकता है, तो क्लाउडियो खुद मारा जाता है। इसके बाद जब वे विदेश विभाग से बाहर निकले तो ब्रूअर ने माउरो को अपनी बाहों में उठा लिया। एक न्यूज़कास्ट वॉइसओवर में बताया गया है कि अमेरिकी इतिहास में सबसे खराब आतंकवादी हमलों में से एक को रोकने के लिए ब्रूअर को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक प्राप्त होगा। कास्ट करें अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर कैप्टन गॉर्डन गोडी ब्रेवर के रूप में एक लॉस एंजल्स फायरफाइटर जो अपनी पत्नी और बेटे की हत्या के लिए जिम्मेदार कोलंबियाई आतंकवादियों की तलाश करता है। कोलंबिया के सीआईए स्टेशन के प्रमुख पीटर ब्रांट के रूप में इलियास कोटेस।
क्लाउडियो की पत्नी सेलेना पेरिनी के रूप में फ्रांसिस्का नेरी। क्लाउडियो एल लोबो पेरिनी के रूप में क्लिफ कर्टिस, एक कोलंबियाई आतंकवादी जिसे वुल्फ के नाम से जाना जाता है। कोकीन वितरण सुविधा के प्रबंधक फेलिक्स रामिरेज के रूप में जॉन लेगुइजामो। जॉन टटूरो एक कनाडाई मैकेनिक शॉन आर्मस्ट्रॉन्ग के रूप में। गोर्डी की पत्नी एनी ब्रेवर के रूप में लिंडसे फ्रॉस्ट। गोर्डी के बेटे मैट ब्रेवर के रूप में एथन डैम्फ। एफबीआई के विशेष एजेंट जो फिप्स, प्रभारी एफबीआई एजेंट के रूप में मिगुएल सैंडोवल। एफबीआई एजेंट ड्रे, फिप्स के एफबीआई पार्टनर के रूप में हैरी लेनेक्स। एजेंट रूसो के रूप में जेन लिंच। सेलेना और क्लाउडियो के दत्तक पुत्र मोरो के रूप में टाइलर पोसी। फर्नांडो सरफती फेडरल के रूप में। रोमन के रूप में जेसू गाजिया, क्लाउडियो का दाहिना हाथ। जैक, गोर्डी के साथी फायरमैन के रूप में माइकल मिलहोन। गोर्डी के साथी फायरमैन रॉनी के रूप में रिक वर्थी। जूनियर के रूप में रेमंड क्रूज, गोर्डी के साथी फायरमैन। एड कॉन्ट्स के रूप में जे केनेथ कैंपबेल, कोलंबिया के पूर्व सैन्य सलाहकार, जो ब्रूअर को कोलंबिया में जीवित रहने की सलाह देते हैं। रोड्रिगो ओब्रेगॉन रोड्रिगो के रूप में। माइकल कैवानोग अध्यक्ष पॉल डेवेरो के रूप में। निकोलस प्राय सेनेटर डैलिच के रूप में। उत्पादन। फिल्म की मूल स्क्रिप्ट में वही कथानक था, लेकिन लीबिया में घटित होकर मध्य पूर्व में अमेरिकी नीति को संबोधित किया गया होगा। निर्देशक डेविस और उनके पटकथा लेखकों ने कोलंबिया को नए स्थान के रूप में चुना क्योंकि इसका बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं किया गया था और वर्तमान भू राजनीतिक संघर्ष क्षेत्र को छुआ नहीं गया था। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। फिल्म की शूटिंग लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन, डीसी में की गई थी। कोलंबिया का प्रतिनिधित्व करने वाले दृश्य मैक्सिको के वेराक्रूज राज्य के कोटेपैक शहर में शूट किए गए थे। मैक्सिको में फिल्मांकन 10 सप्ताह तक चला। पहले 8 हफ्तों के दौरान शूट किया गया और फिर अन्य 2 को रोल करने के लिए लौटाया गया। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। रिलीज। मार्केटिंग। 11 सितंबर के हमलों ने अंतिम फिल्म की रिलीज और संपादन को प्रभावित किया। फिल्म के मूल ट्रेलर को हटा दिया गया क्योंकि इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बड़ा बम हमला दिखाया गया था। ये फिल्म मूल रूप से 5 अक्टूबर 2001 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसके आतंकवाद विषय और हमलों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद वार्नर ब्रदर्स ने वेबसाइट, रेडियो स्टेशनों, टेलीविजन और मूवी थिएटरों से कोलेटरल डैमेज का कोई भी उल्लेख हटा दिया। फिल्म के सभी ट्रेलर और पोस्टर भी वापस बुला लिए गए। अंततः इसे 8 फरवरी 2002 को रिलीज किया गया। प्रीमियर 4 दिन पहले आयोजित किया गया था। 5 कोलेटरल डैमेज में हवाई जहाज अपहरणकर्ता की भूमिका में कोलंबियाई अभिनेत्री सोफिया वेरगारा को भी शामिल किया जाना था, हालांकि वह दृश्य जहां वर्गारा एक विमान का अपहरण करेगा, फिल्म से काट दिया गया था। 6. होम मीडिया। वार्नर होम वीडियो ने 30 जुलाई 2002 को संयुक्त राज्य अमेरिका में डीवीडी और वीएचएस पर फिल्म जारी की। 7-8 स्वागत। बॉक्स ऑफिस। कोलेटरल डैमेज ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में कुल $15 और 20 सेंट मिलियन की कमाई की। ये बॉक्स ऑफिस पर बिग फैट लायर, रोलरबॉल और ब्लैक हॉक डाउन से पहले नंबर 1 स्थान पर रही। 1997 में बैटमैन एंड रॉबिन के बाद ऐसा करने वाली यह अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की पहली फिल्म थी। 9 अपने दूसरे सप्ताहांत में ये फिल्म $8 और 70 सेंट की कमाई के साथ जॉन क्यू, क्रॉसरोड्स, रिटर्न टू नेवरलैंड और बिग फैट लायर के बाद 5वें स्थान पर आ गई। 10 लाख। 10 स्पेन में यह अपने पहले सप्ताहांत में $1 और 10 सेंट मिलियन के साथ मॉन्स्टर्स, इंक. के बाद दूसरे स्थान पर खुला। 11 फिल्म ने अपने $85 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $78.4 मिलियन की कमाई की। 12 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। रोटेन टोमाटोज ने 142 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर इसे 4/10 की औसत रेटिंग के साथ 19% रेटिंग दी। साइट की सर्वसम्मति में लिखा है, अपने सामयिक विषय के बावजूद
कोलेटरल डैमेज एक असाधारण और फॉर्मूलाबद्ध एक्शन थ्रिलर है। 13 मेटाक्रिटिक ने 34 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर इसे 100 में से 33 रेटिंग दी है। 14 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण में दर्शकों ने फिल्म को ए जोड़ से एफ पैमाने पर बी का औसत ग्रेड दिया। 15 द वॉशिंगटन पोस्ट के डेसन होवे ने फिल्म को अत्यधिक सामान्य कहा और लिखा, एक्शन फिल्म निर्माण के तेज और ढीले मानकों के बावजूद कोलेटरल डैमेज एक निराशा है। 16 यूएसए टुडे की क्लाउडिया पुइग ने कहा, ये हास्यास्पद रूप से अविश्वसनीय है, फिर भी आतंकवादियों से जुड़ी किसी भी चीज पर हंसना मुश्किल है, यहाँ तक कि कोलेटरल की अस्पष्ट कोलंबियाई विविधता भी। हमें जो मिलता है वो श्वार्ज़नेगर के लिए बस एक और अवसर है जो शाश्वत टर्मिनेटर में प्रतीत होता है, मोड उसकी मांसपेशियों को फ्लेक्स करने के लिए। 17 शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 सितारों से सम्मानित किया और इसे आपकी विशिष्ट श्वार्ज़नेगर एक्शन फिल्म का कुशलतापूर्वक बनाया गया उदाहरण बताया। 18 ये भी देखें 2002 की अमेरिकी फिल्मों की सूची। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर फिल्मोग्राफी। क्लिफोर्ड विवियन डेवोन कर्टिस, जन्म 27 जुलाई 1968, न्यूजीलैंड के एक अभिनेता हैं। उनके फिल्म क्रेडिट में वंस वेयर वॉरियर्स 1994, 3 किंग्स 1999, ब्लो 2001, ट्रेनिंग डे 2001, वेल राइडर 2002, कोलेटरल डैमेज 2002, सनशाइन, लिव फ्री या डाई हार्ड दोनों 2007 शामिल हैं। पुश, क्रॉसिंग ओवर दोनों 2009, द डार्क हॉर्स 2014, जिसके लिए उन्होंने एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड जीता, और डॉक्टर स्लीप 2019, द करियर। न्यूजीलैंड। कर्टिस ने स्विट्जरलैंड में न्यूजीलैंड ड्रामा स्कूल और टीट्रो दिमित्री स्कॉला में भाग लेने से पहले कपिटी प्लेयर्स और मैंटिस कोऑपरेटिव थिएटर कंपनी के साथ फिडलर ऑन द रूफ और मैन ऑफ ला मंच जैसे संगीत की शौकिया प्रस्तुतियों में अभिनय करना शुरू किया। उन्होंने डाउनस्टेज, मर्करी थिएटर, बैट्स थिएटर और सेंटर पॉइंट सहित कई न्यूजीलैंड थिएटर कंपनियों में काम किया। उनकी मंच भूमिकाओं में हैप्पी एंड, द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, ओथेलो, द चेरी ऑर्चर्ड, पोर्गी एंड बेस, वीड्स, मैकबेथ, सीरियस मनी और द एंडॉ फॉर द गोल्डन वेदर शामिल हैं। कांस में 2011 MIPCOM में कर्टिस। उनकी पहली फीचर फिल्म भूमिका ऑस्कर नामांकित जेन कैंपियन फिल्म द पियानो में एक छोटी सी भूमिका थी। उन्होंने वंस वेयर वॉरियर्स में ध्यान आकर्षित किया, जो न्यूजीलैंड स्क्रीन पर रिलीज हुई सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। टेमुएरा मॉरिसन द्वारा अभिनीत जैक द मुस द्वारा बोले गए कर्टिस के चरित्र का जिक्र करते हुए अंकल फकन बुली पंक्ति न्यूजीलैंड फिल्म की सबसे यादगार और उद्धृत पंक्तियों में से एक बन गई, साथ ही किवियाना प्रवृत्ति का हिस्सा बन गई। उन्होंने लघु फिल्म काहू एंड माया में काहू की भूमिका निभाई, जो नगाती कहूंगुनु और नगाती रोंगोमेवाहिन किंवदंती का समकालीन चित्रण है। उन्होंने मेलोड्रामा डेस्परेट रेमेडीज में एक सेड्यूसर की भूमिका निभाई। अंतर्राष्ट्रीय हिट वेल राइडर में मुख्य किरदार के पिता की भूमिका निभाने से पहले 2000 में कर्टिस ने जुबली में पारिवारिक व्यक्ति बिली विलियम्स के रूप में अभिनय किया। 7 2004 में निर्माता आइंसले गार्डिनर के साथ कर्टिस ने स्वतंत्र फिल्म निर्माण कंपनी वेनुआ फिल्म्स का गठन किया। 8 कंपनी का लक्ष्य न्यूजीलैंड के स्वदेशी फिल्म निर्माण परिदृश्य के विकास का समर्थन करना और स्थानीय लघु फिल्म निर्माताओं का समर्थन करना है। उन्हें और गार्डिनर को न्यूजीलैंड फिल्म आयोग द्वारा 2005-06 के लिए लघु फिल्म फंड के लिए फिल्मों के विकास और उत्पादन का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने नई कंपनी के बैनर तले कई लघु फिल्मों का निर्माण किया है, विशेष रूप से टू कार्स व ना नाइट, जिसे 2005 में अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ, और 2006 में निर्देशक माइक जोनाथन द्वारा हवाई की। दोनों लघु फिल्में कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों जैसे कि के माध्यम से प्रसारित हुईं। बलिनले 2006 के कांस फिल्म फेस्टिवल में मिरामैक्स फिल्म्स ने रिलेशनशिप कॉमेडी ईगल बनाम शार्क के अमेरिकी वितरण अधिकार खरीदे,
जो ताइका वेटिटी द्वारा निर्देशित पहली फीचर फिल्म थी। वेटिटी की अनुवर्ती फीचर बॉय वेनुआ फिल्म्स से भी न्यूजीलैंड में रिलीज हुई सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 9. 2014 में कर्टिस ने द डार्क हॉर्स में मुख्य भूमिका निभाई, जिसे नेशनल रेडियो समीक्षा ने न्यूजीलैंड की अब तक की सबसे महान फिल्मों में से एक कहा। 10. न्यूजीलैंड हेरल्ड ने वास्तविक जीवन के गिस्बोन स्पीड शतरंज खिलाड़ी और कोच जेनेसिस पोटिनी के रूप में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनकी प्रशंसा की, जिनकी 2011 में मृत्यु हो गई। कर्टिस ने शतरंज का अध्ययन किया और भूमिका के लिए जानबूझकर अपना वजन बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय 2015 सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल में कर्टिस मार्टिन स्कॉर्सेज़ की ब्रिंगिंग आउट द डेड 1999, थ्री किंग्स 1999, जॉनी डेप के साथ ड्रग ड्रामा ब्लो 2001, ट्रेनिंग डे 2001, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ कोलेट्रल डैमेज 2002 फिल्मों में दिखाई दिए हैं। लिव फ्री और डाई हार्ड 2007, सनशाइन 2007, पुश 2009, 10,000 BC 2008, रीमेक और कोलंबियाना 2011। नाइट शैमलिन की द लास्ट एयरबेंडर 2010 में उन्होंने मुख्य खलनायक फायर लॉर्ड ओज़ई की भूमिका निभाई। 12. कर्टिस ने फिल्म लास्ट नाइट्स 2015 में लेफ्टिनेंट कॉर्टेज और फिल्म राइजिन 2016 में जीसस क्राइस्ट की भूमिका निभाई। 13. NBC टीवी नाटक ट्रॉमा में 14 उन्होंने साहसी उड़ान चिकित्सक रूबेन रैबिट पाल्चुक की भूमिका निभाई। 15. कर्टिस को ट्रेविस मनावा के रूप में चुना गया, जो AMC टीवी श्रृंखला फियर द वॉकिंग डेड में एक प्रमुख पुरुष भूमिका थी। 16. द वॉकिंग डेड का स्पिन ऑफ। 17. 2017 में कर्टिस को टोनोवारी के रूप में चुना गया था और वह अवतार के 4 सीक्वल में दिखाई देने के लिए तैयार हैं, जिनमें अवतार द वे ऑफ वाटर और अवतार 3 शामिल हैं। 18. 2019 में उन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेजेंस हॉब्स एंड शॉ में ल्यूक हॉब्स, ड्वेन जॉनसन के भाई जोना हॉब्स की भूमिका निभाई। उनके पात्र सामोन हैं। 19. कर्टिस ट्रू स्पिरिट में टीगन क्रॉफ्ट और अन्ना पक्विन के साथ अभिनय करते हैं। इसका प्रसारण 3 फरवरी 2023 को नेटफ्लिक्स पर शुरू हुआ। ये फिल्म 16 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई नाविक जेसिका वॉटसन की यात्रा पर आधारित है, जो एकल वैश्विक जलयात्रा का प्रयास कर रही है। व्यक्तिगत जीवन। उनकी शादी 2009 के अंत में 20 उनके घर पर एक निजी समारोह में हुई थी और उनके 4 बच्चे हैं। वह रोमन कैथोलिक हैं। 21. जब उनसे सर्व उद्देशीय जातीय अभिनेता होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, यह एक वास्तविक फायदा है, मुझे जातीय होना पसंद है, मुझे अपनी त्वचा का रंग पसंद है। व्यवसाय में सीमाएं हैं, यह एक वास्तविकता है, लेकिन हमें ऐसे अद्भुत अवसर दिए गए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात करी इस ज़बरदस्त मूवी के बारे में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।